सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग CTET का PYQ कर रहे हैं, कल हम लोगों ने 1 जनवरी 2022 को आयोजित हुए CTET का PYQ कर रहे थे। आज हम उसी में उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं उससे आगे का सवाल। चलिए आपके सामने अगला सवाल कहता है, मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जान लेंगे, ठीक है ना। आयत क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। और वर्ग जो होता है इसको बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। आयत क्या होता है कि वह चतुर्भुज मतलब वह 4 भुजाओं से बंद आकृति, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये इसके बराबर, दोनों पे एक चिन्ह डाल दिए। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दोनों पर एक जैसा चिन्ह दे दिए हैं। इसका मतलब है कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो आयत क्या होता है कि वह चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। और समकोण का अर्थ होता है लंबवत, यानी कि परिरेखा पर खड़ी रेखा, खड़ी रेखा और परिरेखा के बीच लंबवत कोण जब बनता है वही होता है समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री। तो वह चतुर्भुज जिनका प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? प्रत्येक कोण बिल्कुल सही, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। और क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। वो कहलाता है आपको आयत, वो कहलाता है आपको आयत। तो समझ गए आप लोग? वह चतुर्भुज जिनका प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिनका प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। इनका भी प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? बिल्कुल सही, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। अंतः मतलब अंदर का, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। और इसमें आमने सामने का नहीं, इनमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो सब पे आप एक चिन्ह डाल सकते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होते हैं। अब एक चीज इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, इसमें सभी भुजाएं बराबर, इसमें सभी भुजाएं बराबर। जब सभी भुजाएं बराबर होगा तो क्या आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब टोटले बराबर तो आमने सामने का जरूर है बराबर। यहां तक समझिए, इसमें है कि सिर्फ आमने सामने का बराबर, टोटल बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इनका और इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। क्या है कि मान लीजिए कोई वर्ग है, चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण भी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जब चारों भुजा बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी? होगी, क्योंकि चारों बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो सकती है ना? हाँ, हो सकती है।
जब चारों बराबर है तो आमने सामने का जरूर बराबर होगा। तो जब आमने सामने का बराबर हो रहा है तो इस स्थिति में हम आयत भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, आयत भी उसको हम कह सकते हैं। यानी कि वर्ग में दोनों नियम फॉलो करता है। चारों भुजा बराबर तो आमने सामने का तो बराबर होगा ही। तो जब आमने सामने का बराबर हो तो इसको हम आयत भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ग जो है इस नियम का भी फॉलो करता है। तो वर्ग आयत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आयत में देखते हैं कि आयत का चारों भुजा बराबर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वर्ग को आप आयत कह सकते हैं। वर्ग को आप आयत कह सकते हैं क्योंकि दोनों में समान कोण है, समकोण है। ठीक है, इसका चारों भुजा बराबर तो आमने सामने बराबर होगा ही होगा। तो आमने सामने का जब बराबर हुआ तो ऐसी स्थिति में इसको हम आयत भी कह सकते हैं। लेकिन आयत में क्या होता है, चारों भुजा बराबर तो नहीं होता है, इसीलिए इसको हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। ये चारों भुजा बराबर नहीं होता है इसलिए इसको हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। लेकिन वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, इसका मतलब आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसका मतलब है कि वर्ग को आप आयत भी कह सकते, इस नियम को फॉलो ही करता है। इसीलिए सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्यों होते हैं आप समझ गए होंगे। मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं। आयत कौन होता है, प्रत्येक कोण ना समकोण हो, वो तो है ही, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो यहाँ आमने सामने की बात तो छोड़िए, चारों बराबरे है। तो चारों बराबरे है तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी ये वर्ग जो है ये दोनों नियम को फॉलो करता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ग आयत कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, समकोण तो है लेकिन चारों भुजा बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए आयत वर्ग नहीं हो सकता है लेकिन वर्ग आयत हो सकता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा और चर्चा कर दें आप लोगों के लिए। बहुत कंफ्यूज करते हैं आप लोग, कर देते हैं। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। कभी कभी क्या कहता है, क्षेत्रफल बताइए, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का अर्थ ये हुआ कि आखिर ये फैला हुआ कितना है। जैसे हम कहेंगे कि 2 कट्ठा खेत है तो उसका क्षेत्रफल बता रहे हैं कितना फैला हुआ खेत है। क्षेत्रफल यानी छेद कितना फैला हुआ है। क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और जब इसी का परिमाप पूछेगा, मतलब उसी 2 कट्ठा खेत को हमको घेरना है तो कितना बड़ा हमको दीवार लगेगा, या मेर बोल क्या बोलते हैं उसको, कितना बड़ा उसका मेर है या कितना बड़ा दीवार लगेगा, उसको बोलते हैं परिमिति। परि मतलब बाहर से, मिति मतलब माप। इसके बाहर से चारों मेर की माप, या इसको परिमाप भी कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं। ये होता है 2 इंटू, यानी 2 को लंबाई 2 को चौड़ाई को जोड़ना है ना, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये हम सिर्फ एक्स्ट्रा चर्चा कर रहे हैं। इसमें इसका क्षेत्रफल, इसका तो टोटल बराबर है, जितना ई भुजा है उतने ई भुजा है, उतने ई भुजा है, उतने ई भुजा है। इसका जो क्षेत्रफल होता है तो लंबाई जितने उतने चौड़ाई, सब तो भुजा ही है। तो मान लीजिए ये हो गया भुजा लंबाई है, भुजे चौड़ाई, भुजा गुना भुजा बोलते हैं, या इस 2 बार गुना है, इसको आप भुजा पे पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो परिमाप होता है चाहे परिमिति होता है तो चारों बराबर ना है, तो 4 गुना एगो भुजा से गुना कर दीजिए। ये जो हम अभी चर्चा की करना यहाँ जरूरी नहीं था, फिर भी हमने सोचा कि चर्चा यहाँ कर देना चाहिए। ठीक है, कौन सा पता नहीं कौन सी बात का वहां कहाँ कौन सा काम आ जाए। तो समझ गए आप लोग। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वर्ग और आयत। आयत होता है आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण समकोण। वर्ग होता है प्रत्येक अंतःकोण समकोण लेकिन चारों भुजा बराबर। तो चारों भुजा बराबर है तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी इस नियम का भी ये पालन जो है इस नियम का भी करता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ग आयत हो सकते हैं। लेकिन आयत में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर नहीं होता है, सिर्फ आमने सामने का बराबर होता है। तो चारों भुजा बराबर होता नहीं है, इसलिए इस नियम का पालन ये नहीं करता है। इसीलिए
सभी वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लियर है? अब हम एक ही चीज को 5 बार बोल चुके हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। अब इसका कहता है कि प्रत्येक भुजा का आयत तो बनाया लेकिन क्या किया, प्रत्येक भुजाएं 4 सेंटीमीटर का ले लिया, यानी कि बना तो रहा था लेकिन प्रत्येक 4 ले लिया, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो चारों बराबर तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी वर्ग आयत हो सकते हैं, आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है, हो सकती है। मान लीजिए आयत वर्ग आकार का होगा तो सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये सटीक नहीं बैठता है। सभी वर्ग आयत होते हैं तो सभी वर्ग आयत होते हैं, हम यही तो भी समझा रहे थे, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये ऑप्शन ठीक लगता है। सभी आयत वर्ग होते हैं तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं वहां बराबर नहीं हो सकती है। इनका जो नियम है चारों बराबर, तो आमने सामने की भी बराबर हो सकती है, इसीलिए सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, टोटल आयत वर्ग ये नहीं होगा। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। संबंध है, संबंध है, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, संबंध तो है, संबंध है। इसका भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, इसका भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। इसका तो चारों बराबर होता है, तो कहने का अर्थ है कि आमने सामने बराबर, इसका संबंध होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। यानी आपका यहाँ पर सटीक जो आपका जानकारी दे रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप बी में टिक मार दीजिएगा। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, 4:5:6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो एक चीज आप जान लीजिए कि त्रिभुज के प्रकार अभी हम बताए नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि भुजा के आधार पर 3, कोण के आधार पर भी 3। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज होता है। दुनिया का कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोण को जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री ही आएगा, ना इससे कम आएगा ना इससे अधिक आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो। इसमें कहता है कि अनुपात दिया हुआ है, क्या अनुपात है, 4:5:6। इस अनुपात को समझिए। अनुपात मतलब होता है कि किसी चीज का 4 गुना भागेगा तो कहेगा नहीं हम उसका 5 गुना है, ये कहेगा नहीं हम 6 गुना है, यही होता है अनुपात। किसी संख्या का, किसी कोण का ई कहेगा हम 4 गुना, तो हम 5 गुना, हम 6 गुना। बात समझ रहे हैं ना। कभी कभी क्या होता है ना, कहता है हम 5 घंटा से पढ़, हम 6 घंटा से पढ़, तब 7 घंटा से पढ़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। ये अनुपात है, यानी किसी चीज का 4 गुना जाता है तो उसी का 5 गुना जाता है, इसी का 6 गुना जाता है। तो किसका गुना जाता है, किसका 6 गुना, 5 में 6 गुना पता नहीं है, एक्स मान लेंगे। लिखेंगे माना कि त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण 4 गुना है, यानी 4x है। त्रिभुज का दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण 5 गुना है, यानी 5x है। त्रिभुज का तीसरा कोण, और त्रिभुज का तीसरा कोण 6 गुना है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होता है, तीनों कोण को जब जोड़ते हैं, मान लीजिए यही कोण 4x है, यही कोण 5x है, यही कोण 6x है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, किसी भी त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, तीनों
अंतः कोणों का यानी अंदर का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? कोई भी त्रिभुज रे तीनों कोण का 180 होता है ना। तो यहाँ पर तीनों कोण कौन कौन है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 180। मान लेते हैं कोण ए जो है 4x है, कोण बी जो है 5x है, कोण सी जो है 6x, बराबर कितना हो जाएगा? 180। तीनों जो कोण है इसको जोड़ दिए, तीनों कोण को जोड़े कितना हो गया? 180 डिग्री। यहाँ बराबर का इस्तेमाल कर चुके हैं, यहाँ दैट इम्प्लाई दैट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए EBX सब जुट रहा है, तो 6 5 11 4, इधर 15 को x हो गया, इधर 180 डिग्री हो गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा 15x है, यानी 15 और x बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना में है। हमको x का मान चाहिए, तो x रखेंगे अभी, ये 15 जो यहाँ गुना में है इसको उधर भेज देंगे। तो जब गुना जाता है तो बिल्कुल सही, LHS को ले जा रहे हैं RHS, बराबर के बाएं पक्ष के चीज को ले जा रहे हैं हम दाहिने तरफ, तो पक्षांतर हो रहा है, तो गुना जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, भाग हो जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, सॉरी 3 से गलत करना है ना, 3 से 3 पचे 15, 60 तिया 180, फिर 5 से 5 से कम 5, 12 पंचे 60, यानी x का मतलब हो गया 12 डिग्री। इसी का 4 गुना 5 गुना 6 गुना भाग रहा था। अब लिखेंगे अतः पहला कोण कितना माने थे? 4x ना, तो 4x, ये दोनों गुना में है तो 4 गुना x का मान कितना आया है? 12 ना, यहाँ दे देंगे 12 डिग्री, तो बढ़ चौके 48 डिग्री। दूसरा कोण कितना था? 5 गुना x ना, 5x, यानी कि 5 गुना x है ये, तो x का मान कितना आया है? 12, यानी 5 गुना 12 डिग्री, 12 पंचे 60 डिग्री। और तीसरा कोण, और कौन सा कोण? तीसरा कोण कितना है? 6x, लिखेंगे 6x, यानी 6 गुना x का मान कितना आया था? 12 ना, 12 डिग्री, बढ़ा के 72। इस तरीका से कोण का अनुपात क्या सब आ गया? कोण का मान 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री, यही तीनों कोण का मान आया। तीनों को जोड़िएगा तो 180 आ ही जाएगा, ठीक है ना। यही आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अब इसको हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे, 48 60 72 कहां पर है? यहाँ सी में है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी दे के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। लगभग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। और परीक्षा में आप लोग इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है, सिर्फ इतना काम करना है। एक्स आ जाएगा और खट से बैठा देना, इतना गुना भाग देखने, हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। आपका वीडियो लंबा हो जाया जा रहा है वो इसीलिए कि कमजोर छात्र भी हैं, तो वो सुनेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। एक एक सवाल में 10-10 मिनट हम लगा देते हैं आपको समझने के लिए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रमशः मतलब क्रम से, जिस क्रम में रेलगाड़ी का नाम दिया हुआ है उसी क्रम में यहाँ टाइम दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्रमशः। तो पहला गाड़ी रेलगाड़ी ए है तो उसका खुलने का टाइम ये है, दूसरा का ये, तीसरा का ये और चौथा का ये। उससे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उससे कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। तो स्टेशन पहुंचे हैं, जो गाड़ी पहले होगा उसी को पकड़ेंगे ना, तो कम समय इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कितने बजे पहुंची है ये, दोपहर के 2 बजे पहुंची है। और रेलवे के घड़ी में दोपहर 12 बजे के बाद, दोपहर 12 के बाद 1 नहीं बजता है, कितना बजता है? 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। दोपहर में ही पहुंचा है 2 बजे, इसका मतलब 12-2 14 बजे पहुंची है। रेलवे के अनुसार से 14 बजे, क्योंकि दोपहर में 2 बजे, रेलवे में 14 बजेगा, है ना। और रात के 12 बजे के बाद फिर 1 शुरू होता है और उसका 24 घंटा का घड़ी
चलता है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये 2 बजे दोपहर तो पहुंची है, लेकिन रेलवे के अनुसार से ये 14 बजे पहुंची है। कितने बजे पहुंची है? 14 बजे। तो ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी ए जो है वो 17:05 यानी 12 निकाल दीजिए इसमें से, तो शाम के 5:05 में खुलेगी। रेलगाड़ी बी जो है वो 4:32 में खुलेगी। 4:32 रेलवे का समय मतलब हुआ कि सुबह के 4:32, क्योंकि सुबह में 12 के बाद उसमें 1 बजता है, 1 2 3 4 5 6, और दिन के 12 के बाद उसका 13 हो जाता है। इस तरीका से बढ़ते हुए रात के 11 बजे तक 23 बजता है। फिर जैसे ही रात के 12 बजता है तो वो 24 यानी कि 00 हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सुबह का समय हुआ, ये सुबह का समय हुआ, ये शाम का समय हुआ। सी ट्रेन जो है वो आपको 18:30, 12 निकाल दीजिए तो 6:30, ये शाम का समय है। ये आपको 19 डी जो है 19:15, यानी ये भी 12 निकाल दीजिए तो शाम के 7:15 का समय है। पहुंचिए कितने बजे? 14 बजे, यानी दोपहर में 2 बजे, 14 बजे पहुंची है। तो 14 बजे दोपहर में पहुंची है, तो इसमें कौन सा समय नजदीक होगा? 5 बजे शाम, इसमें से 12 निकाल दीजिएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें से 12 निकाल दीजिएगा तो ये 6:30 हो जाएगा, और ये 7:15 हो जाएगा। तो ये तो सुबह में ट्रेन है, यानी कि तो दोपहर में गई है, शाम होगा, फिर 12 बजे रात होगी, फिर जो सुबह होगी उस समय ये ट्रेन है, सुबह वाली ट्रेन है, पहुंची है दोपहर में। तो सिंपल है, 14 बजे पहुंची है तो इसके नजदीक में 17, 18, 19, ये तो सुबह की ट्रेन है अगले दिन की। तो कौन सा नजदीक ट्रेन हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी कि 5 यानी कि 14 के नजदीक में 17 बजे, 18, 19 तो दूर हो जाएगा। रेलगाड़ी ए पकड़ेगी तो उसको कम इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है, रेलगाड़ी ए पकड़ना है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 गुना 16 फीट आकार का, 11 गुना 16 फीट आकार का, यानी 11 फीट चौड़ा और 16 फीट लंबा आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। टाइल्स जो मंगाया है उसके पास 4 तरह का टाइल्स आया है। 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, यानी ये सारा जो है ना बराबर लंबाई चौड़ाई का है, यानी वर्गाकार का है। 2.5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि टाइल्स को काटना नहीं पड़े, सीधे बिछा सके। एक टाइल्स ये है, एक ये है, एक ये है, एक और ये है ना? तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे? टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बराबर हो जाता है कमरा का क्षेत्रफल, कमरा का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा कितना लंबा चौड़ा है? कमरा जो है 16, 11, यानी 11 चौड़ा है, 16 लंबा है। तो हम पहली स्थिति में देखेंगे, पहली स्थिति में हम देखेंगे तो कितना टाइल्स लगेगा ये निकालना है। तो कमरा का क्षेत्रफल दोनों गुना कर दीजिए, 16 फीट और गुना 11 फीट, 11 फीट गुना 16 फीट एक ही बात है, 11 फीट गुना 16 फीट। और पहला टाइल्स कितना है? 1.5 फीट गुना 1.5 फीट, 1.5 फीट गुने 1.5 फीट, 16 गुना 11 हो जाएगा 176 फीट गुना फीट वर्ग फीट होता है। ठीक है, अब 1.5 गुना 1.5 कीजिएगा, 1.5 गुना 1.5 कितना हो जाता है? दशमलव के 2 दशमलव, यानी 2.25, 2.25 इतना वर्ग फीट हो जाता है। इसको काट देंगे, ये हो गया 176 बटे 2.25, इससे भाग करेंगे।
समझिए इस चीज को, कितना टाइल्स लगेगा तो पहले घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो वही हम लिखे हैं, टाइल्स की संख्या बराबर कमरा का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा का क्षेत्रफल तो 16 गुना 11 176 हो गया। अब पहला टाइल्स 1.5 फीट में 1.5 फीट, उसको गुना किए 2.25 आया, इससे भाग करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 1 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 176 गुना 100, यानी 2 शून्य बैठ जाएगा बटा 225 हो जाएगा। इसको काटपुट कीजिएगा, करिए, दोनों 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, 5 से इसको भी कीजिए, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 2 10 शून्य, फिर 5 से देखिए 9 5 45, फिर कीजिए 5 से 5 7 35, 37 में से 35 22, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी ये आपको हो गया 744 बटे 9। 9 से भाग देके देख लीजिए 744 में, 9 8 72, 24 है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। यहां करते हैं, 9 से भाग करते हैं 744 में, 9 से 744, 9 8 72, 14 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 2 4, 9 दूनी 18, 6, दशमलव देंगे। ये लगता है हम लोग कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं, 5 7 35, 5 9 45, 5 7 35, ठीक है, 35, 2 पे 2 22, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, ठीक है, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 26, 25 25, यहाँ गलती हो रहा है, थोड़ा सा देखिए गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, 5 से इसको करें 5 तिया 15, ठीक है, 26 आया तो 25 25 होगा नहीं यहाँ पे, है ना। अब 5 से इसको काटिए, 5 7 35, है ना, 0 4, 704 होता है, यही मिस कर रहे थे हम, 704 बटे 9, 704 है ना, तो 9 7 63 लगेगा, 9 7 63, 7 आ गया, फिर 4 उतरेगा, 9 8 72, 2 आ गया, दशमलव देंगे 0, 9 दूनी 18, यानी कि फिर 9 दूनी 18, यानी कि ये आपको 78.22 टाइल्स लगेगा, 78.22 टाइल्स लगेगा। यदि ये टाइल्स हम लगाएंगे तो 78 तो पूरा पूरा लगेगा, फिर उसका टुकड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या आता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, दूसरी स्थिति में, है ना, तो कितना क्षेत्रफल है कमरा का, 176 बटे 2 गुना 2, 2 फीट गुना 2 फीट, 176 बटे 4, 4 से भाग दीजिए 176 में, 4 चौके 16, 6 उतरा, 4 चौके 16। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा टाइल्स 44 को लगता है, यहाँ पूरा पूरा टाइल्स लग रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा टाइल्स लग रहा है। यहाँ पर घर का क्षेत्रफल कितना, 16 गुना 11 176, और टाइल्स का 2 फीट बटा 2 फीट, तो 176 बटा 2 दूनी 4, 4 से भाग दी, पूरा पूरा विभाजित हो गया, 44 आ गया है। इसका मतलब यहाँ पूरा पूरा 44 टाइल्स चाहिए, यहाँ कोई काट छाट नहीं है, दशमलव बाद संख्या आता है, ये लगता है यही आंसर आएगा। तीसरी स्थिति में देखते हैं हम लोग, तीसरी स्थिति में तो घर का तो वही क्षेत्रफल है 16 गुना 11 176 वर्ग फीट, और ये है 2.5 2.5 गुना 2.5 176, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6.25, इसको आप गुना भाग करके देख लीजिएगा तो ये आपको लगभग आ जाएगा 28.16, यानी यहाँ भी दशमलव में आ गया, ये भी पूरा पूरा टाइल्स नहीं हुआ, ये भी पूरा पूरा टाइल्स नहीं हुआ। चौथी स्थिति में देखते हैं, चौथी स्थिति में तो वही है, मकान तो वही है 16 गुना 11 176, इसका क्षेत्रफल 176 और बटे
3 गुना 3, 3 तिया 9, 176/9। 9 से जब आप भाग कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 1 9 का 9, 9 8 72, नहीं 9 का 9 86 में बच गया, तो 9 9 81 दशमलव, फिर 5 पे 0 है ना, 9 5 45 है ना, फिर 9 5 45, ये भी आपको दशमलव में आ गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, सामुदायिक भवन का क्षेत्रफल निकाली 16 गुना 176, उसमें इसके दोनों गुना से भाग दिए, ये दशमलव में आ गया, पूरा पूरा टाइल्स नहीं हुआ, ये भी दशमलव में आ गया, पूरा पूरा टाइल्स नहीं हुआ, ये भी दशमलव में आ गया। सिर्फ यही एक संख्या आया जो कि 44 टाइल्स पूरा पूरी आया। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार यानी एवरेज भार निकालने के लिए कहा। एवरेज भार परिकल्पना करने को कहा। समूह और जो है जिसमें 8 विद्यार्थी है ने अपना भार तोला और भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। इसके बाद उन्हें पता चला कि किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग कर लिया। 25.9 किलोग्राम की बजाय 29.9 किलोग्राम भार प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार क्या होगा? देखिए लेना था 25.9, ले लिया 29.5, तो ज्यादा ले लिया है ना, क्या किया है, अधिक लेके निकाल दिया है ना, ध्यान रखिएगा, अधिक लेके निकाल दिया, तब कितना आया 38.2। और जब इसको लेके निकाला, ज्यादा लेके निकाला तो ये निकला, लेकिन होगा इससे कम, इतना ही उसका रियलिटी था। 25.9 ही रियलिटी था, बना दिया 29 पर, तो कितना एवरेज आ गया 38.2। यदि इस पर निकलता तो कितना होता? बहुत आसान सवाल है। आसान सवाल कैसे है सो देखिए। कितना विद्यार्थी है 8, इसका एवरेज निकाला है ना, इसका एवरेज निकाला है, तो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। एक काम कीजिए, छात्र कितने हैं, छात्र है 8, औसत भार कितना है, औसत भार कितना है 38.2, ठीक है। तो कुल भार कितना होगा, कुल भार कितना आया था, तो औसत भार गुना संख्या, दोनों को गुना कर दीजिएगा ना, तो कुल भार निकल जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 305.6, 8 दूनी 16 के 6 है ना, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 38 64 1 65 का 5 6 38 36, एक अंक बाद इतना किलोग्राम हुआ था टोटल 8 विद्यार्थी का वजन। 8 विद्यार्थी का वजन इतना किलोग्राम हुआ था, ठीक है ना। जिस समय गलत लेके इस्तेमाल किया था तब ने 305.6 में भाग दिया 8 से, तो ये औसत आया। लेकिन इसमें तो गलत चला गया था, होना चाहिए ये, चला गया था ये, तो कितना अधिक चला गया था, गलत जुड़ा वजन कितना लेना था, लेना 25 था, चला गया 29, यानी 29.5 में से घटा देंगे हम लोग 25.9, 29.5 में से घटाएंगे 25.9, ये आपको यहाँ 8 10 5 15 में से न गया 6, 8 में से 5 गया 3.6 किलोग्राम अधिक जुड़ गया था। तो लिखेंगे सही वजन, इसमें से जो अधिक लिया था उसको निकाल देंगे, 305.6 में से माइनस कर देंगे 3.6, या माइनस करके देख लीजिए, 305.6 में से माइनस कर देंगे 0.6 और 3, ये आपको हो गया 302.0, दशमलव का उसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये आपको हो गया 302 किलोग्राम इसका सही वजन था। गलती से इसके जगह जो ये ले लिया था तो 3.6 बढ़ के ये हो गया था, और इसी पर 8 का एवरेज भाग देके एवरेज निकाल दिया था, तो ये निकल गया था। अब जो अधिक हो गया था ये, इसको हमने इसमें से छांट दिया, 302 हुआ, लिखेंगे इसीलिए सही औसत क्या होगा, कुल सही वजन
कुल सही वजन बटा छात्र की संख्या। छात्र की संख्या, कुल सही वजन कितना है 302 किलोग्राम। और छात्र कितने हैं 8। 8 से भाग देके देख लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 8 से भाग देंगे हम लोग 302 में, 8 तिया 24, 6 आएगा, 8 सत्ते 56, 6 बचेगा, दशमलव देंगे, 0 आएगा, 8 सत्ते 56, 4 दशमलव दिया हुआ 0, 8 पंचे 40, यानी ये आपको आता है 37.75 किलोग्राम, है ना। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए, इस सवाल को सीटीईटी चाहता तो 2 लाइन का ये सवाल बन सकता था, लेकिन आपके टाइम को टेकन करने के लिए छोटा सा सवाल को इतना लंबा सवाल किया है। सवाल सिंपल ये करना था कि 8 छात्रों का माध्य निकाले या औसत निकाले, वो इतना निकल गया। इसमें एक का गलती से 25.9 की जगह बढ़ के 29.5 हो गया, तो सही औसत क्या होगा। 2 लाइन का प्रश्न हो सकता था, लेकिन उसको टाइम टेकन करना है। आपका टाइम टेकन कितना फास्ट आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझ गए होंगे कैसे किए हम लोग। 8 छात्र पर जब ये माध्य, ये औसत है, 8 छात्र का जब ये औसत है तो 8 से गुना कर दिए, कुल वजन आ गया। कितना अधिक हुआ था घटा के देख लिए, उसको निकाल दिए, सही वजन आ गया। सही वजन में फिर 8 से भाग दे दिए, आपका सही औसत निकल गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अगले पद का चयन कीजिए। ये कहता है कि 9 से शुरू किए हम, सिर्फ एक 9 दिए और 1 घटाए, भाग दिए 8 से, तो 1 घटाए तो सिर्फ 1 आया। फिर 9 में एक संख्या हम जिसके ठीक एक कम, यानी कि 8 दे दिए 9 पर, 1 घटाए, और इस तरीका से 2 अंक की संख्या हो गई। और 2 घटा के जब भाग दिए 8 से तो 1 2 आ गया। 9 से लगातार घटाते हुए 3 संख्या दिए और 3 माइनस किए, फिर भाग दिए 8 से, तो 1 से लेकर 3 तक की संख्या आई, ठीक है। फिर 4 अंक 9 से घटते हुए, 9 8 7 6, 9 से घटते हुए लगातार 4 अंक की संख्या दिए और 4 ही माइनस किए और फिर भाग दिए 8 से, तो 1 से लेकर 4 तक की संख्या आई। ये 4 4, ये 3 तो 1 से 3, ये 2 तो 2 और 1 तो 1, और यहाँ पर 9 के बाद 2 किए तो 9 8, फिर 9 8 7, 9 8 7 6। तो क्या हो रहा है कि 9 के बाद 9 8, मतलब 9 8 7, फिर 9 8 7 6, अब होगा 9 8 7 6, ये घटेगा 5, घटाएंगे इसमें से 5, है ना। अब भाग करेंगे जब 8 से, तो 1 से बढ़ते हुए 5 तक, 1 5 है ना, 1 2 3 4 5, यही आ जाएगा। अब इसको खोज लेंगे हम लोग, इसको हम लोग खोज लेंगे, यहां मिल रहा है। आपका ऑप्शन डी सही है। आपका ऑप्शन डी सही है। ऐसे भी आप देखिए, ऐसे भी आप देखिए कि घटाओ 4 वाला, घटाओ 4 वाला 9 8 7 6, 9 8 7 6 घटाओ 4 भागा 8 किए हैं, तो 1 2 3 4 आया है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया है, ये तो यहाँ गलत है। फिर यही चीज को यहाँ दिया है 4 घटाओ करके, 4 तो घटाया लेकिन संख्या ले लिया है 5, 9 8 7 6, 4 संख्या में 5 ले लिया, यानी ये तो यहीं पर गलत हो गया। बच गया था आपको एक ये और एक ये देखना था। तो जब 5 घटाते हैं तो 5 ही संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 संख्या दे दिया, तो ये भी गलत था। यही एक ऑप्शन है जो हर तरीका से सही था, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है प्रियांशु के पास ₹10 और 20 के नोट है। प्रियांशु के पास 10 रुपए का नोट है और 20 रुपए का नोट है। वो 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट, 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपए के 1 नोट का उपयोग करता है। देखिए 50 रुपया उसको पुराना है, इसका इस्तेमाल वो कर लेता है। 20 का 2 नोट और 10 का 1 नोट इस्तेमाल कर लेता है। यदि राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों का प्रयोग करना हो, आप नोटों की स्थानीय व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर 20 का नोट है, 20 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है।
हमको दोनों उपयोग करते हुए 50 रुपए पूरा करना है। दोनों उपयोग करना है, संख्या चाहे जो हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 का नोट एगो लेंगे, 20 का नोट एगो लेंगे, तो 10 का नोट आपको 3 लेना पड़ेगा और दोनों को जोड़िए। 20 से कम 20, इधर हो गया आपको 30, दोनों को जोड़िएगा तो आपको 50 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि 20 का नोट आप 2 ले लीजिए, 20 का नोट आप 2 ले लीजिए, तो 20 दूने 40, तो 10 का नोट आपको 1 लेना होगा, तो ये 40 हो जाएगा और ये 10, यानी कि जोड़िएगा तो ये 50 आ जाएगा। और देखते हैं अब कौन सा, यदि 20 का हम 3 ले लेंगे तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। और 10 का 5 हम ले नहीं सकते, हमको दोनों लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तरीका से हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हुए 20 रुपए का भी नोट और 10 रुपए का भी नोट का इस्तेमाल करके हम 2 तरीका से 50 पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये क्या किया है, 20 के 2 नोट, 20 के 2 नोट और 1 के 10, 10 के 1 नोट, ये इस्तेमाल हो चुका है, ये इसका इस्तेमाल कर चुका है, ये इसका इस्तेमाल उपयोग कर चुका है। यानी सिर्फ अब एक ही तरीका बचा हुआ है, यानी आपका बी आंसर बिल्कुल सटीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। 2 ही तरीका से हम कर सकते थे, एगो तो कर ही चुका है, अब तब एगो और बचेगा, 20 टकिया एगो, 10 टकिया 3 वाले कर दीजिए। उपयोग तो दोनों करना है ना। बहुत आसान सवाल है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने अगला सवाल कहता है कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला है। कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला। मुक्त उत्तर मतलब वाला मतलब ये हुआ जिसका उत्तर सिर्फ एक ही फिक्स नहीं हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि एक से अधिक उत्तर उसका हो सकता है। ठीक है, यानी वो मुक्त है, उसका उत्तर एक से अधिक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन हम लोग जब निकालते हैं तो उत्तर पुस्तिका में लिख देता है कि आपके उत्तर इससे भिन्न भी हो सकते हैं। मतलब ये क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनंत होती है। वो जब हम लोग निकालते हैं तो अनंत है तो कुछ भी कोई निकाल देता है, जरूरी है कि सबको किताब छाप पाएगा, अनंत है तो वहां लिख देता है किताब में कि आपने जो 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाला है वो अनंत है, आपके उत्तर इससे भिन्न भी हो सकते हैं, स्पष्ट लिख देता है। तो वो सब सवाल जो होता है ना मुक्त उत्तर वाला हुआ, यानी कि उत्तर का कंडीशन है ही नहीं कि यही उत्तर होना है, कुछ भी ले सकते हैं, एक से अधिक उत्तर उसका हो सकता है, वही होता है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछता है कि यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या क्या होगी पता नहीं है, तो हम लोग x मान लेते हैं जो पता नहीं है। तो 2 संख्याओं का योग, तो उसमें एक संख्या कितना है 7, तो माना कि एक संख्या 7 है और दूसरी संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। अब जोड़ना क्या है, दूसरी संख्या क्या है पता नहीं है, x मान लेंगे, है ना। अब हमको x का मान चाहिए, कितना जोड़े हैं, तो x बराबर इधर 15 है, ये 7 इधर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8, यानी x का मान यहाँ पर फिक्स है कि 8 ही आएगा। मतलब ये कि 2 संख्याओं का योग 15 है ना, तो 2 को जोड़ते हैं तो 15 होता है, एगो 7 है तो दूसरा 8 होगा ही होगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, इसका उत्तर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। ये हो आपको एक उत्तर वाला होगा। दूसरा देखिए, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है, अनिल कितने वर्ष का है 7 वर्ष का है, और उनके पिता की आयु उसके आयु की 5 गुनी है, इसके पिता का जो उम्र है अनिल के उम्र का 5 गुना है, 7 × 35 वर्ष इसके पिता का उम्र है, अनिल का 7 वर्ष है, यानी 7 का 5 गुना करेंगे तो 35 ही होगा उसका उम्र, इसके अलावा दूसरा कोई उम्र नहीं होगा। चलिए अब डी में देखते हैं, डी में कहता है कि 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 हो जाए। 17 में कौन चीज जोड़ देंगे कि 23 हो जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे हमको पता नहीं है, तो लिख देंगे 17 में जोड़ेंगे, पता नहीं है तो x जोड़ दीजिए बराबर 23। क्या जोड़े, x जोड़े,
x का मान निकालना है तो 17 इधर प्लस में है, उधर जाएगा, यानी कि बाएं साइड का जो मटेरियल है वो दाहिने साइड जाएगा। पक्षांतर हो रहा है, इधर यदि ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल से माइनस में। तो यहाँ 23 है, ये आगे घट जाएगा, यानी कि 6 हो गया आंसर, यानी कि x का मान 6, यानी 17 में 6 जोड़ेंगे तब 23 होगा। 6 के अलावा और कुछ भी जोड़ेंगे तो 23 नहीं आएगा। आपको 17 में 23 प्राप्त करना है जोड़ के, तो 6 ही जोड़ना पड़ेगा। एक ही उत्तर सही है कि 6 होगा। यहां पे अनिल का उम्र का 5 गुना उसके पिता का उम्र है, तो अनिल गुना 5 35 बरस ही उसके पिता का उम्र होगा, ना 35 से इस ना 20 होगा। यहां भी 6 से ना इधर ना उधर होगा। यहां भी 7 में क्या जोड़ेंगे 15 हो जाए, तो 8 ही जोड़िएगा 7 में तभी 15 आएगा। इसके अलावा कुछ भी जोड़िएगा 15 नहीं आएगा, 8 जोड़ना ही पड़ेगा। यानी इसका भी फिक्स है 8 ही जोड़ना है, इसका भी फिक्स है 35 बरस होगा, इसका भी फिक्स है कि 6 ही जोड़ना है। लेकिन एक ऑप्शन यहां पर सी है। अब बहुत के मन में आ रहा होगा सर ए बी सी का बता दिए, तो ये तरीका होता है अपना, है ना। चलिए सी में क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का योगफल 17 है, दो संख्या है उसको जोड़ते हैं तो 17 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है ना। तो यदि दो संख्याओं का योगफल 17 है तो वे संख्याएं क्या है, तो दो संख्या हमको लेना है। कितना लेना है, 2 संख्या। इधर लिखिए पहली संख्या, इधर लिखेंगे दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ के 17 लाना है। कितना लाना है, 17। तो क्या क्या उत्तर हो सकता है, चलिए इधर मेरी इच्छा होगी तो 1 ले लेंगे, इधर 16 ले लेंगे तो भी 17 आ जाएगा। मन होगा तो पहली संख्या 2 ले लेंगे, यहां पर 15 ले लेंगे तो भी 17 आएगा। इच्छा होगा तो यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 14 ले लेंगे तो भी 17 आएगा। यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ पर 13 ले लेंगे तो भी 17 आएगा। यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ पर 12 ले लेंगे तो भी 17 आएगा। देखिए पहली संख्या में कितना ऑप्शन आ रहा है, एक से अधिक ऑप्शन आ रहा है ना। तो ये आप 16 1 भी ले सकते हैं, 2 15 भी ले सकते हैं, 1 उत्तर 2 उत्तर, तीसरा उत्तर ये भी ले सकते हैं, चौथा उत्तर ये भी ले सकते हैं, पांचवा उत्तर ये भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। जैसे 6 में 11 जोड़ेंगे तो 17, 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, है ना। 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17। इस तरीका से एक उत्तर ये, एक उत्तर ये, एक उत्तर ये, यानी कि कोई भी एक से अधिक उत्तर इसका आता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। इस तरीके के सवाल में आप सी ऑप्शन सही है तो सी आप देके 7 नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर है। यहां तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस सवाल को आप नहीं समझ पाए हैं हमको सीधा व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट बॉक्स में डालिए। हम उस सवाल को दोबारा अगली क्लास में लेंगे, समझाएंगे, कोशिश रहेगा हम आपको समझा दें। यहां तक पेशेंस के साथ देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद।